Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है मोडग्लानी मिलर अप्रोच। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 अप्रोचेस को डिस्कस कर लिया है। हमने बात की थी कि जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस हैं वो बेसिकली रिलेशन बताएंगी कैपिटल स्ट्रक्चर का किसके साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब अप्रोचेस बेसिकली ये बताती हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, यानी ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट पे और फर्म की वैल्यू पर, जिसमें ऑलरेडी हम 2 अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस में हम 2 अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट थी NI अप्रोच एंड सेकेंड वन वॉज NOI अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज मोडग्लानी मिलर अप्रोच। ओके, फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस की थी NI अप्रोच। NI अप्रोच क्या कहती है? NI अप्रोच ये कहती है कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हैं वो रेलेवेंट हैं। मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इम्पैक्ट डालता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में। और ये अप्रोच ये कहती है कि डेट को यूज़ करने से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेट को यूज़ करने से हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू NI अप्रोच हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट का यूज़ करना चाहिए। सेकंड थी हमारी NOI अप्रोच। NOI अप्रोच कहती है कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और वैल्यू ऑफ फर्म पे। यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो मर्जी हो, बट हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया आपका। आज का हमारा टॉपिक है मोडग्लानी मिलर अप्रोच। इसमें हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस हैं, यानी 2 पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड एंड सेकंड वन इज व्हेन टैक्सेस आर कंसीडर्ड। ओके, अब जो ये अप्रोच है वो 2 वे से हम देखेंगे। फर्स्ट है जब हम टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, सेकंड वन इज जब हम टैक्स को कंसीडर करें। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड। डिस्कस करते हैं। अगर टैक्सेस को इग्नोर किया जाए तो MM अप्रोच का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है एज NOI अप्रोच। ये भी NOI अप्रोच क्या कहती है? NOI अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और फर्म की वैल्यू पर। तो अगर टैक्सेस को इग्नोर किया जाए तो ये सेम है एज NOI अप्रोच। यानी क्या कहती है? चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, बट ये चीज़ जो वो कह रही है उसके पीछे इस अप्रोच ने एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया है कि ऐसा क्यों होता है, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ओके, ये हम समझते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस ये कहता है
कि जो भी सिक्योरिटीज़ स्टॉक मार्केट में डील होती हैं उनकी वैल्यूज़ डिसाइड कैसे होती हैं बताओ। जो भी सिक्योरिटीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में डील होती हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे डिसाइड होती हैं। उनकी वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है। अब कई जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो तो होती हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब जितना प्राइस उनका होना चाहिए वो करेक्टली वैल्यूड होती हैं, मतलब जितना उनका प्राइस होना चाहिए वो उतने ही हैं, उतने की ही मार्केट में है। सेकंड होता है डिसइक्विलिब्रियम में होती है। कई जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो डिसइक्विलिब्रियम में होती हैं। डिसइक्विलिब्रियम में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड हैं या सिक्योरिटीज़ ओवर वैल्यूड है। ओके, देखो अब हमने बात की कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट में उनकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो कैसे होती है, डिमांड और सप्लाई से। और हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो करेक्टली प्राइस्ड होती हैं, मतलब जिनका प्राइस करेक्ट होता है मार्केट में। बट कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका प्राइस डिसइक्विलिब्रियम में होता है, यानी डिसइक्विलिब्रियम मतलब करेक्ट नहीं है, यानी या तो अंडर प्राइस्ड है या फिर ओवर प्राइस्ड है। ओके, अब देखो अगर प्राइस अंडर प्राइस्ड है, मतलब अगर जो हमारी सिक्योरिटीज़ है वो अंडर प्राइस्ड है, तो अब देखो जब अंडर प्राइस्ड है या फिर हम कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जब पता है कि अंडर वैल्यूड है तो उस टाइम लोग उसे क्या करने लग जाएंगे, बाय करेंगे ना। जब आपको पता लगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है बट इसका प्राइस कम है तो लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अंडर ओवर वैल्यूड है, आपको पता है जो आपके पास चीज़ है उसकी मतलब इतनी वैल्यू नहीं है जितना प्राइस चल रहा है बाहर, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब अंडर वैल्यूड चीज़ों को बाय करना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो हमने बात की कि सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू होती है वो कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई से। तो अगर उन्हें बाय करना स्टार्ट किया जाएगा तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी ये जो अंडर वैल्यूड थी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। मतलब देखो उनका प्राइस कम था ना, तो फिर लोग उनको बाय करना स्टार्ट करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो साथ साथ प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी ये जो अंडर वैल्यू थी फिर वो अंडर वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे ही बात करें ओवर वैल्यूड की, तो अगर ओवर वैल्यूड है, आपको पता है कि जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी वैल्यू इतनी है नहीं जितनी मार्केट में चल रही है, तो लोग उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो प्राइजेस रिड्यूस हो गए तो उस केस में भी क्या होगा, ये जो ओवर वैल्यूड थे वो क्या हो जाएंगी, प्राइस रिड्यूस हो गया तो वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो किस में आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो इस कारण, इस आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण हम ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब देखो पहले वो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड थे, बट बाद में आके वो क्या हो गए, एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम ही ये चीज़ चल सकती है, उसके बाद उनका जो वैल्यू है एक्चुअल वो आ गई उनके पास। ठीक है, वो करेक्टली वैल्यूड हो गए। तो इस कारण हम कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्लियर है, सो ये है हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो ये जस्टिफिकेशन दिए है
एमएम अप्रोच ने कि क्यों हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट है। उसके पीछे क्या दिया है? बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस। सेकंड प्रोपोजिशन है हमारे पास व्हेन टैक्स आर कंसीडर। एमएम अप्रोच कहती है कि अगर हम टैक्स को कंसीडर करें तो एमएम अप्रोच इस चीज़ में एग्री करती है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज करेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा विद द यूज़ ऑफ डेट। मतलब अगर टैक्सेस को कंसीडर किया जाए तो एमएम अप्रोच ये मानती है कि अगर हम डेट को यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो डेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल होता है। टैक्स मतलब उसे एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, यानी उस पर हमें क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो एमएम अप्रोच ये कहती है कि अगर टैक्स को कंसीडर किया जाए तो जो हमारी लीवरेज्ड फर्म है और दूसरी हमारी जो अनलीवरेज्ड फर्म है, लीवरेज फर्म मतलब जो डेट को यूज़ करती है और अनलीवरेज फर्म मतलब जो डेट को यूज़ नहीं करती। तो अगर टैक्सेस को कंसीडर किया जाए तो लीवरेज फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अनलीवरेज फर्म। अनलीवरेज फर्म की जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम होगी और लीवरेज फर्म की ज़्यादा होगी। बिकॉज लीवरेज फर्म है वो डेट को यूज़ करती है, तो वो डेट को यूज़ करती है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये कहती है कि लीवरेज फर्म जो है उसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और जो अनलीवरेज फर्म है मतलब ऐसी फर्म जो डेट को यूज़ नहीं करती उसकी वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी। क्लियर है बच्चे? सो एमएम अप्रोच में हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस है। फर्स्ट इज व्हेन टैक्स आर इग्नोर्ड एंड सेकेंड वन इज व्हेन टैक्स आर कंसीडर। अगर टैक्सेस को इग्नोर किया जाए तो एमएम अप्रोच सेम है एज एनओआई अप्रोच, जो कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पर। और इसकी वजह जो एक्सप्लेन की है इसने, वो की है बाय बिहेवियरल जस्टिफिकेशन। किसके थ्रू? आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। और अगर हम नेक्स्ट है, अगर हम टैक्स को कंसीडर करें तो एमएम अप्रोच ये मानती है कि अगर आप डेट को यूज़ करो तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो और वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस तो वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप ज़्यादा। क्लियर है? हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं एमएम अप्रोच की, वो भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट। एमएम अप्रोच देखो आर्बिट्रेज प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, तो वो ये मानता है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, यानी मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं और कोई भी बायर और सेलर मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, वही हमने भी बात की थी ना कि अगर अंडर वैल्यू होगा तो बाय कर लेंगे, ओवर वैल्यूड होगा तो सेल कर देंगे, यही बात की थी। तो ये वो तभी पॉसिबल है ना जब नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स ज़्यादा भी हों। तो ये मानता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। सेकेंड वन, होमोजीनियस एक्सपेक्टिंग ऑफ अर्निंग्स। ये मानता है कि हर एक इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो होमोजीनियस हैं, यानी सेम है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट एक एजम्पशन है इसकी 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, कि जितना हम अर्न करते हैं सारा का सारा एज अ डिविडेंड पे कर देते हैं। सेकेंड वन इज नो इनकम टैक्स। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट प्रोपोजिशन की बात करें, तो उसमें यही एज्यूम किया जाता है कि कोई इनकम टैक्स नहीं है। वो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है जिसमें वो टैक्स को कंसीडर कर रहा है। देयर इज़ नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कोई नहीं है, कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं होती। मतलब अगर सेल परचेज करना हो हमें
इसका सिक्योरिटीज़ का तो कोई कॉस्ट नहीं होती। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी MM अप्रोच जिसको हमने 2 पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। होप आपको ये क्लियर होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.